हेलो एवरीवन, जय श्री राम। आज का हमारा टॉपिक एस्ट्रोलॉजिकल तो है ही, लेकिन साथ में थोड़ा सा रिलीजियस टच भी है और थोड़ा सा नावाडेज की नेसेसिटी भी है। और हमारे जो संस्कार है, हमारा जो वेद है, राइट, उससे रिलेटेड भी है। सो वो है 16 संस्कार। ये नाम तो हम सभी ने सुना है। काफ़ी सारे संस्कार है, 16 तो नहीं, लेकिन 2-3 संस्कार है वो हम राइट नाउ भी फॉलो कर रहे हैं। लेकिन अगर हमें मालूम है तो 2-3 जो संस्कार है, राइट, 2-3 और संस्कार हम इजीली अपनी लाइफ में ऐड ऑन करके हमारी लाइफ यानी या तो हमारे जो बच्चों की लाइफ है, राइट, वो हम इम्प्रूव कर सकते हैं, राइट। सो उसी के लिए मैंने ये वीडियो बनाया है। सो नाउ लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले संस्कार क्या है? संस्कार का मतलब है शुद्धिकरण, हमारा जात का शुद्धिकरण। वो क्यों? क्योंकि हम प्राणी की माफक जीवन जीना नहीं चाहते हैं। उससे हटकर भगवान ने हमें कुछ कैपेबिलिटी दी है, तो हम अपना शुद्धिकरण करके अपनी लाइफ को और अच्छी तरह से रिप्रेजेंट करें इस समाज के सामने। उसी के लिए हमारे 16 संस्कार दिए गए हैं और उन 16 संस्कारों को करने के लिए हम थोड़ा सा प्रोसीजर फॉलो करते, लाइक दैट कि उसका मुहूर्त देख लिया, मुहूर्त मतलब कि वार देख लिया, प्रॉपर समय है वो हम सिलेक्ट करके अगर स्टार्ट करें तो हम अपनी लाइफ को एक इम्प्रूवमेंट यानी कि बेटर अच्छी तरीके से जी पाए, राइट। सो सबसे पहला जो संस्कार है 16 संस्कारों में, वो है गर्भाधान संस्कार। आजकल काफ़ी सारी जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस है उसी के कारण आपके हाथ में ये कंट्रोल है कि आफ्टर द मैरिज 2 इयर्स 5 इयर्स अब कब बेबी चाहते हैं। सो अब गर्भाधान संस्कार है वो काफ़ी इफ़ेक्टिव है, क्योंकि आपके पास पूरी विंडो में से आप कौन सा टाइम सिलेक्ट करना चाहते हो वो 100% तो नहीं, लेकिन 50-50 आपके हाथ में है। और उससे क्या होगा? सो आने वाली संतति है, राइट, आप क्या कंट्रोल कर पाएंगे? तो उस वो चीज़ों को कैसे हैंडल करेगा, लाइक दैट कि उसका नेचर टेम्परामेंट उसके आने से घर में यानी कि फैमिली में कैसी स्थिति बनी रहेगी, वो कैसे अपने पेरेंट्स को अफेक्ट करेगा, वो सारी चीज़ें हैं वो आप गर्भाधान संस्कार से इम्प्रूव कर सकते हो। हम स्टेप बाय स्टेप सारे संस्कार लेंगे, लेकिन एट द एंड हम गर्भाधान संस्कार के बारे में डीपली डिस्कस करेंगे, क्योंकि आजकल वो कपल्स के हाथ में है। और आजकल हम लिमिटेड यानी कि एक ही 2 संतान चाहते हैं। तो अच्छा है कि हम जो भी हमारी संतान है उसका फ्यूचर अच्छा हो और वो हमारे लिए भी अच्छी हो, राइट। सो उसके लिए हम क्या क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं और कैसे हम सही टाइम चुन सकते हैं, मैं आपको ऑन एन एवरेज एक अच्छा टाइम भी दिखाऊंगी कि जैसे आप अपनी इच्छित संतति है वो प्राप्त कर पाए। और सेकंड, ऑन एन एवरेज स्केल हो गया, और एक हो गया कि जिस कपल के लिए हम बात कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग कौन सा टाइम सही है, राइट। सो गर्भाधान संस्कार सबसे पहला संस्कार है, लेकिन उसका इन डेप्थ डिस्कशन है वो हम लास्ट में या अगले वीडियो में रखेंगे, राइट। सो डिपेंड ऑन द वीडियो की लेंथ। सो लेट्स स्टार्ट। हमारे 16 संस्कार है, उसमें सबसे पहला जो संस्कार है वो है गर्भाधान संस्कार, पूसवन संस्कार, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण संस्कार, निष्क्रमण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, विद्या आरंभ, कर्णछेदन, उपनयन संस्कार है, वेदारंभ है, सामवर्तन है, केशानी, विवाह संस्कार और अंत्येष्टि जो हमारा अंतिम संस्कार है। सो ये मैंने ब्रीफली आपको 16 संस्कार के ओनली नेम बताए हैं। हम इच टॉपिक है वो आगे लेते जाएंगे। सो गर्भाधान संस्कार मैंने बोला हम लास्ट में डिस्कस करेंगे, लेकिन ओनली 1-2 लाइन में अगर मैं आपको समझाना चाहूँ तो उस टाइम पे हमारा रूम का जो एटमॉस्फेयर है, राइट, वो अच्छा सही होना चाहिए। हमें अपने बड़े बुजुर्गों के आशीर्वाद लेना चाहिए और
कपल यानी कि लड़का और लड़की दोनों की मानसिक स्थिति है वो सही अच्छी होनी चाहिए, पीसफुल माइंड होना चाहिए, राइट। सो बेसिक नेसेसिटी है वो सभी जानते हैं। लास्ट में हम जो मुहूर्त एस्ट्रोलॉजिकल व्यू है वो लास्ट में लेंगे। सेकेंड जो हमारा संस्कार आता है वो है पूसवन। ऑन एन एवरेज अराउंड प्रेगनेंसी के तीसरे महीने में किया जाता है। पूसवन संस्कार में ये माना जाता था कि हमारी जो बेल है, हमारा जो वंश है, वो पहले ये बिलीव थी कि लड़के से ही हमारा वंश आगे बढ़ता है। तो थर्ड मंथ ये प्रे किया जाता था कि हमारा वंश आगे बढ़े अच्छे से, उसके लिए मेल जेंडर हो, उसके लिए ये पूसवन संस्कार किया जाता है। और मैंने देखा है काफ़ी जगह पे पूसवन संस्कार होते हुए और उसके रिजल्ट भी मिलते हुए, लेकिन मैं जेंडर के बारे में नहीं बात करके ये बताऊंगी कि रिजल्ट है वो अच्छी संतति के अकॉर्डिंग 100% मिलता है। जेंडर दैट डिपेंड्स ऑन योर लक। और आजकल मुझे नहीं लगता है कि ये जेंडर वाला टॉपिक है वो उतना हाईलाइटेड है, राइट। हम क्या चाहते हैं, लड़का हो या लड़की हो लेकिन अच्छी संतति हो, हमारे फैमिली के लिए बेनिफिशियल हो, हमारे कुल का नाम है वो रोशन करे, राइट। सो वही तक हम लिमिट रखेंगे। तीसरा वाला जो संस्कार है वो है सीमांतोन्नयन संस्कार। वो मोस्ट प्रोबेबली सभी जगह पे होता है। हम ये संस्कार करते हैं एट द 7 मंथ ऑफ द प्रेगनेंसी। क्यों करते हैं? तो देखो, एट द 7th मंथ ऑलमोस्ट बेली है वो दिखने लगा है। अब आप ये बात छुपा नहीं सकते हो कि पर्टिकुलर जो लड़की है वो प्रेग्नेंट है। सो काफ़ी बार उसे नज़र लगने के भी चांसेस है। सो बुरी नज़र से बचाने के लिए सीमांतोन्नयन संस्कार है वो किया जाता है। काफ़ी जगह पे ये धाम-धूम से अच्छे से मनाया जाता है। अपने फैमिली मेंबर्स को खाने पे बुलाते हैं और अच्छे से करते हैं। उसके बाद जो आता है वो जो संस्कार है, देखो, गर्भाधान संस्कार, पूसवन और सीमांतोन्नयन, राइट। ये हमारा जर्नी है इन दिस अर्थ आने के लिए। और जातकर्म संस्कार है वो हमारे बेबी के बॉर्न होने के बाद है, यानी कि बेबी बॉर्न के बाद हम सबसे पहले उसको जो मध है, हनी, शहद है, वो उसकी टंग पे रखते हैं। सो वो है जातकर्म संस्कार है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है, लेकिन आजकल डॉक्टर एडवाइस नहीं करते हैं, तो काफ़ी लोग ये रिचुअल्स फॉलो कर पाते हैं। काफ़ी डॉक्टर एडवाइस के अकॉर्डिंग चलना चाहते हैं तो ये लोग ये स्किप करते हैं। दैट डिपेंड्स ऑन यू। पर मोस्ट प्रोबेबली ये होता था कि अपने फैमिली का जो एल्डरली पर्सन है वो जातकर्म संस्कार करता है, या तो आप बच्चे में अपने फैमिली में से जिसकी तरह उसको बनाना चाहते हो वो पर्सन है, वो फर्स्ट उसको जातकर्म संस्कार यानी कि उसकी टंग पे हनी रखेगा, राइट। सो उस तरह से आप फॉलो कर सकते हो। और मैं बिलीव करती हूँ कि हाँ, मैंने ये रिजल्ट देखा है कि सबसे पहला जो फैमिली का पर्सन है वो उसको शहद चटाएगा, उसकी टंग पे रखेगा, उसके जैसे गुण है, राइट, उसके जैसा नेचर है वो पर्सन में काफ़ी हद तक आता है। और अगर डॉक्टर अलाउ करते हैं तो आप ये संस्कार कर सकते हो। नेक्स्ट है नामकरण संस्कार। ये तो होना ही है, क्योंकि अगर हम इस पृथ्वी पे आए हैं तो नाम तो हम सभी का है ही और रखना ही पड़ेगा। तो ये है नामकरण संस्कार। उसके बारे में अगर मैं आपको डिटेल्स में बताऊँ तो नाम कैसे रखते हैं और कौन रखता है, राइट, ये दो टॉपिक इम्पोर्टेंट है। सो मोस्ट प्रोबेबली नाम है वो आपके फैमिली में बुआ या तो आपके जो गुरु की जो आज्ञा है, राइट, गुरुदेव है, वो रख सकते हैं। और अगर कोई और पर्सन सजेस्ट करे तो भी मैं ये मानती हूँ कि अगर आपके पास 2-3 ऑप्शन हो, राइट, किसी और पर्सन से आप नाम चाहते हो
तो 2-3 ऑप्शन ले लो, लेकिन फाइनली जो नेम चूज़ करने का जो राइट्स है वो बुआ को देना चाहिए। और कैसे नाम सिलेक्ट करना चाहिए, तो लड़की के लिए मोस्ट प्रोबेबली फाइनल जो लेटर है वो आ से फिनिश होना चाहिए और लड़की के लिए अ से। और नॉर्मली भी आप थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन करोगे तो इस तरह के ही नाम हमें मिलते हैं। लड़की के लिए देखो हमें सीमा है, राइट, मीना है, आ वाले जो नेम है मोना है, वो सारे नाम इजीली मिल जाएंगे। लड़कों के लिए लास्ट में जो नाम फिनिश होते हैं वो अ से होते हैं और वही हमारे लिए ज़्यादा बेनिफिशियल है, लाइक दैट कि मनीष है, प्रकाश, मनीष, राइट। सो वो सारे नाम अ से ख़त्म होते हैं। कौन से नाम हमें सिलेक्ट नहीं करने चाहिए, तो उसमें है जो भी नेम हाफ लेटर से शुरू होता है, स्मृति, राइट, स्मिता, वो वाले नाम हमें सिलेक्ट नहीं करने चाहिए क्योंकि ये थोड़ा सा अधूरापन है ये दिखाता है। और अब बात रही जो लेटर 1.5 से शुरू होता है, लाइक दैट कृषा, सो वो सही है क्योंकि वो 1.5 लेटर है, आधा लेटर नहीं होना चाहिए, राइट। सो और हाँ, हम मोस्ट प्रोबेबली चंद्रमा की स्थिति के आधार पे हम नाम डिसाइड करते हैं बच्चे का, लेकिन मेक श्योर कि चंद्रमा का कंडीशन अच्छा होना चाहिए बच्चे के चार्ट में। अगर 6-8-12 का चंद्रमा है और आपने उसी राशि के आधार पे बच्चे का नाम रख दिया तो वो सही नहीं है। कॉमन रूल्स है चंद्रमा की पोजीशन के, चंद्रमा किस राशि में स्थित है उसके आधार पे, उसके बेसिस पे हम नाम सेलेक्ट करते हैं। लेकिन अगर 6-8-12 का चंद्रमा हो तो आप उससे बढ़िया, और अगर जो अल्टरनेटिव ऑप्शन है वो सिलेक्ट करो, वो आप अच्छे एस्ट्रोलॉजर से सिलेक्ट करवा सकते हो, राइट। सो ये था हमारा नामकरण संस्कार जो हम फॉलो करते हैं और हमारे हाथ में है अच्छे से नाम सिलेक्ट करना, और वो काफ़ी इम्पैक्टफुल रहता है। आजकल काफ़ी ज़्यादा जो न्यूमरोलॉजी वाले हैं वो ज़्यादा कनेक्ट कर पाएगी क्योंकि हमारा नाम, हमारे नाम की जो स्पेलिंग है वो काफ़ी इफ़ेक्ट करती है थ्रू आउट द लाइफ हम पे, राइट। सो ये था। नेक्स्ट है निष्क्रमण। देखो अब बच्चा आ गया, हमने उसका नाम भी रख दिया, अब बारी है, क्योंकि अब तक हम बच्चे को घर पे ही रखते थे, थोड़ा सा बड़ा होने के बाद जब हम पहली बार उसे घर से बाहर ले जाते हैं उसको हम बोलते हैं निष्क्रमण। मोस्ट प्रोबेबली ये जो रिचुअल्स है वो फॉलो किया जाता है चाचा जी और मामा के हाथों से, या तो उसकी सेम जेंडर का उसकी जो सेम लेवल हमारे जो रिलेटिव्स है उससे। और वो सबसे पहले बच्चे को बाहर ले जाएंगे और पुराने टाइम में तलवार है या धनुष है वो साथ में रखते थे। आजकल लोग तलवार है या तो चप्पू है वो भी साथ में लेकर बच्चे को फर्स्ट टाइम घर से बाहर ले जाते हैं। दैट्स सो, ये एक नॉर्मल रिचुअल्स है, लेकिन ये भी काफ़ी जगह पे आज भी किया जाता है। उसके बाद है अन्नप्राशन संस्कार। देखो हम इस पृथ्वी पे आए हैं, सो नॉर्मली 5 to 6 मंथ बेबी है वो ब्रेस्ट फीडिंग पे ही रहेगा, लेकिन कब उसे हम नॉर्मल जो चीज़ है खाने के उस पे ला सकते हैं, उसके लिए ये अन्नप्राशन है। बेबी को फर्स्ट टाइम खिलाने का संस्कार है। पहले 5 to 6 मंथ पे ये संस्कार होता था, 5, 6, 7 अकॉर्डिंग टू अलग अलग बिलीव के आधार पे। आजकल डॉक्टर है वो आफ्टर 1 ईयर और मोर देन 1 ईयर प्रिफर करते हैं, तो आप उस अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ओनली हमें फर्स्ट टाइम हम जब खिलाते हैं उस टाइम का मुहूर्त अच्छे से सिलेक्ट करना चाहिए, कब खिलाना है दैट डिपेंड्स ऑन योर डिसीजन, राइट। सो ये हो गया अन्नप्राशन संस्कार। उसके बाद है चूड़ाकरण संस्कार। हम मानते हैं कि बेबी का बॉर्न हुआ, सारी शुद्धियाँ हो चुकी है, लेकिन जब तक हम उसके बाल फर्स्ट टाइम वाले बाल नहीं हटाएंगे हमारा पूरा शुद्धिकरण नहीं हुआ है। सो फर्स्ट टाइम जो बाल कटवाने हैं, राइट, मुंडन करना है, वो है चूड़ाकरण।
काफ़ी लोग घर पे करते हैं, मंदिर में करते हैं, काफ़ी लोग अपना जो कुल देवता का मंदिर है वहाँ पे करते हैं, राइट। सो अपने अलग अलग रिचुअल्स है वो सभी फॉलो करते हैं, लेकिन मोस्ट प्रोबेबली सभी मुंडन करते ही है। टाइम और जगह डिफरेंट हो सकती है, इसमें भी बुआ को प्रेफरेंस दिया जाता है, वो इस प्रोसीजर में प्रेजेंट हो तो ये अच्छा है। और करने का जो समय है वो ऑड एंड इवन नंबर चूज किए जाते हैं, डिपेंड्स ऑन आप किस संस्कृति से बिलीव करते हो, किस रिलीजन, किस पार्ट से हो। ऑड और इवन लड़का और लड़की के लिए डिफरेंट डिफरेंट है, लेकिन यस स्टिल ये फॉलो किया जाता है। अब विद्या आरंभ, देखो ये संस्कार पूरा हमारे हाथ में है, और आजकल हम एजुकेशन के इम्पोर्टेंट को काफ़ी समझ चुके हैं। सो आपका बेबी फर्स्ट टाइम जब एजुकेशन के लिए जाता है, आपने उसको नर्सरी, प्री नर्सरी, जहाँ कहीं भी एडमिशन लिया है, तो कौन से टाइम पे भेजना है वो आपके हाथ में है। काफ़ी लोग का ये आर्ग्यूमेंट भी होगा कि स्कूल खुलने का डेट है वो फिक्स है, कौन से टाइम पे जाना है वो भी फिक्स है, तो ये तो हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन देखो, बच्चा स्कूल जा रहा है और पहली बार स्कूल जा रहा है तो ऑब्वियस है कि वो छोटा ही है, राइट। सो अगर स्कूल का जो ओपनिंग डेट है आपने 3-4 दिन लेट भेजा तो दैट्स नॉट ए इश्यू, लेकिन आप अच्छा मुहूर्त देख कर भेजो, इसका इम्पैक्ट होता है। और मैंने काफ़ी जगह पे इसका जो रिजल्ट गिविंग है, राइट, वो भी देखा है। सो ऑन एन एवरेज वो आपके हाथ में है कि अपने बच्चे को पहली दफ़ा कब स्कूल भेजना है, राइट। सो ये आप सिलेक्ट कर सकते हो, और आजकल पेरेंट्स में काफ़ी अवेयरनेस है, वो ये करते भी है। नेक्स्ट, हमारा जो विद्या आरंभ हो गया है। अब काफ़ी बार हमने पाया है कि बच्चा जो छोटा है वो काफ़ी ज़िद्दी है, हमारी बात सुनता नहीं है, शरारती है, राइट। सो उसके लिए है कर्णवेद, क्योंकि हम अब उसके कानों में छेद करेंगे। सो कर्णवेद है वो संस्कार, ऑलमोस्ट बुध या केतु की रेमेडी भी आप कह सकते हो, क्योंकि कर्णवेद करने से हम बच्चे की जो बुद्धि है, राइट, बुध है, उसको बलि बनाते हैं। तो वो जो लड़का है या लड़की है वो अब गुस्से या जिद की वजह से जो अपना सारी मैटर है वो स्पॉइल कर रहा है, उसी चीज़ को वो अपनी मेंटल एबिलिटी से वो पूरा कवर कर पाएगा, अपनी बुद्धि, अपने दिमाग का है वो यहाँ पे यूज़ करेगा। सो ये काफ़ी इम्प्रूवमेंट और रिजल्ट गिविंग है, और काफ़ी बार हम केतु की रेमेडी के लिए भी कर्णवेद करवाते हैं। सो इसका कहीं ना कहीं रिलेशन है, वो आपकी बौद्धिक क्षमता के साथ रिलेट करता है। कर्णवेद हो गया। अब हो गया उपनयन, यानी कि हम लड़के को जो जनेऊ पहनाते हैं, 3 धागों वाला जो डोरी है वो हम उसके शोल्डर पे यहाँ से यहाँ कवर करते हैं, उसको हम उपनयन संस्कार बोलते हैं। क्यों है उपनयन संस्कार? सो देखो, उसमें 3 धागे हैं। 3 धागों का मतलब ये है कि अब आप पे मातृ पितृ ऋण, देव ऋण और ऋषि ऋण, राइट, ये सारे आप पे अब लगते हैं, राइट। और उसका आपको पूरी तरह से दिमाग में रखना है कि मैं इस संसार पे आया हूँ तो मुझ पे अपने माता पिता का ऋण है, मुझ पे अपने फोर फादर यानी कि मेरे पापा, उसके पापा का भी ऋण है, और जिन लोगों से मैंने एजुकेशन लिया है, कुछ न कुछ नया सीखा है, उन लोगों का भी मुझ पे ऋण है। तो मुझे वो सारे ऋण है, हम कंप्लीट तो कभी पूरा नहीं कर पाएंगे, लेकिन याद रखना है कि हम उस सभी लोगों के लिए हमारा ड्यूटी रहेगा, राइट। सो ये था उपनयन संस्कार। काफ़ी जगह पे एक ही संस्कार ये होता है, लेकिन साउथ में कई लोगों से मैंने सुना है कि वहाँ पे यही रिचुअल से वो 3 बार फॉलो करते हैं। एक बार जब हमने फर्स्ट टाइम किया तब, एक बार विवाह के समय पे, फिर से 3 धागे थे, अब वो 6 हो जाएंगे, और जो सेकंड वाला जो सेट है
वो ये रिप्रेजेंट करता है कि अब आप मैरिड हो तो आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ हैं वो आपकी वाइफ, बच्चे और उसके परिवार के प्रति भी है। और थर्ड वाला जो सेट दिया जाता है वो दिया जाता है फादर के डेथ के टाइम पे, क्योंकि अब तक आपके फादर थे तो आपकी जो ड्यूटी थी, राइट, रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ थी वो कम थी। फादर के डेथ के बाद वो भी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ बढ़ी है कि जो आपके फादर की थी। सो वहाँ पे 9 धागे हो जाएंगे, राइट। सो दैट डिपेंड्स ऑन योर कल्चर। लेकिन हाँ, उपनयन संस्कार आज भी किया जाता है और हम अलग अलग टाइम पे उसको चेंज भी करते हैं, राइट। सो ये था उपनयन संस्कार। उसके बाद है वेदारंभ। उपनयन संस्कार हो गया, हमने बच्चे को पढ़ने बिठा दिया, उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटियाँ समझा दी, बुद्ध की रेमेडी करके यानी कि कर्णवेद करके हमने उसको थोड़ा सा अंडरस्टैंडिंग पावर है वो उसकी बढ़ा दी। अब हम उसके हाथ में शास्त्र देते हैं, राइट। गीता है, गायत्री मंत्र है, ऋग्वेद है, राइट। वो सारे हम उसको पढ़ाई के लिए आगे भेजते हैं और वो पढ़ाई करता है, उसको हम वेदारंभ बोलते हैं। और पढ़ाई करने के बाद जब बच्चा रिटर्न आता है तो उसको हम सामवर्तन बोलते हैं कि हाँ भाई अब ठीक ठाक हो, अब तुमने जो बेसिक फॉर्मेलिटी थी एक अच्छे इंसान के लिए वो सारी आपने फॉलो कर ली है। सो नाउ यू कैन एंटर जो हमारी जो सामाजिक लाइफ है ब्रह्मचर्य को पूरा करके अब आप एक जो मैरिज लाइफ है उसके लिए आगे बढ़ सकते हो। सो सामवर्तन के बाद का जो संस्कार है वो है केशानी। केशानी मतलब अब आप अपने बाल है वो बड़े कर सकते हो। सो ये क्यों? क्योंकि देखो आजकल हम एक ही बार मुंडन करते हैं, उसके बाद अलाउ है कि आप अपने बाल बढ़ा सकते हो, लड़का है या लड़की है। लेकिन पुराने टाइम में मुंडन के बाद भी थोड़े से बाल बड़े हो जाए फिर से मुंडन करते हैं। लाइक दैट कि जैसे आर्मी में या मिलिट्री में जैसे छोटे छोटे हेयर ही होते हैं वैसा ही था, क्योंकि बिलीव थी कि बालों में कामदेव है तो आपको पढ़ाई करना है तो ये एक डिस्टर्बेंस हो सकता है। सो उस टाइम पे परमिशन नहीं थी कि आप बाल बढ़ाइए। सो केशानी वो संस्कार था कि नाउ यू आर एबल, नाउ अब आप अपने बाल बड़े कर सकते हो और आप ब्रह्मचर्य को आपने पूरा कर लिया, अब आप मैरिज के लिए आगे बढ़ सकते हो। तो केशानी ये संस्कार था। लेकिन आजकल हम ये बात तो नहीं होगी, लेकिन हाँ अब आगे की ओर बढ़े तो वो है विवाह संस्कार जो हम सब फॉलो करते हैं। और विवाह के बाद एक ही संस्कार बचता है वो है अंतिम संस्कार, राइट। सो विवाह संस्कार हम काफ़ी अच्छे से करते हैं, उसके लिए मुहूर्त भी हम देखते हैं, पंडित जी से भी दिखवाते हैं, बेस्ट मुहूर्त चूज करने की कोशिश करते हैं, राइट। पर काफ़ी बार ये भी सवाल है कि देखो काफ़ी स्टूडेंट्स का ये सवाल होता है कि भाई जब मैं पैदा हुआ, राइट, सो मेरी कुंडली बनी तो मेरा मैरिज कैसा है, लाइक दैट कि मेरी मैरिज लाइफ कैसी जाएगी वो तो लिखा ही है, राइट। सो फिर मैं कभी भी विवाह करूँ क्या फ़र्क पड़ता है, क्यों मुझे विवाह का मुहूर्त देखना चाहिए? मेरा विवाह तो पहले से डिटरमाइंड है मेरे चार्ट में, कैसी जाएगी मेरी मैरिज लाइफ वो भी डिटरमाइंड है। सो देखो जो हमें बर्थ चार्ट मिला है वो है हमारा भाग्य, राइट। और जब हम अच्छा सा मुहूर्त सिलेक्ट करते हैं तो वो है हमारा प्रारब्ध। जो कुछ भी है उसमें इम्प्रूवमेंट करने की हम कोशिश करते हैं, या तो जो प्रॉब्लम्स है, राइट, उसको हम डिक्रीज करने की कोशिश करते हैं। वही है हमारे संस्कार और वही है हमारा मुहूर्त, राइट। सो भाग्य जो हमें मिला है उसके वर्सेस हम अपने कर्मों से उसको कुछ और बेहतर बनाने की कोशिश कर रहे हैं। लाइक दैट देखो अगर कोई मेरे पास आया, राइट, और किसी एस्ट्रोलॉजर के पास कोई गया और वो बोला विवाह करना है, मुझे दिखा कि नहीं इसकी मैरिज लाइफ तो डिफ़िकल्ट है, तो क्या हम ये बोल दें कि भाई मैरिज नहीं करना चाहिए? तो यह प्रैक्टिकल आंसर नहीं होगा। उस टाइम पे हम क्या करते हैं कि मैरिज में दिक्कत तो दिख रही है, लेकिन आप ये 2-3 चीज़ों का ख़्याल रखें और अच्छे से मुहूर्त निकलवाइए, कुंडली मैचिंग करें,
ताकि हम उसकी मैरिज लाइफ को थोड़ा सा इम्प्रूव कर पाए, राइट। सो ये था हमारा विवाह संस्कार। और लास्ट वाला जो संस्कार है वो है अंतिम संस्कार। अब ये भी क्वेश्चन होता है कि अंतिम संस्कार तो हमारे हाथ में नहीं है डे चूज करना, क्योंकि डेथ टाइम तो हम चूज नहीं कर पाएंगे। लेकिन हाँ, हम क्या चूज कर पाएंगे कि अगर किसी पर्सन का डेथ हुआ है, सो एस्ट्रोलॉजर या पंडित से हम वो कौन सा दिन है, वो कौन से टाइम पे उसकी डेथ हुई है, कैसे हुई है, वो सारा एनालिसिस करके वो आपको उसकी जो अंतिम क्रिया है, राइट, वो कैसे फॉलो करनी चाहिए, कैसे वो प्रोसीजर होना चाहिए, उसमें वो कुछ इम्प्रूवमेंट कर सकता है, राइट। सो वो बेसिक वहाँ हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये थे हमारे 16 संस्कार, राइट। मैंने सभी संस्कार आपको अच्छे से बता दिए हैं। उनमें से काफ़ी सारे संस्कार है, वो हो सकता है कि आप फॉलो कर रहे हो। 2-3 संस्कार ऐसे हैं आज की लाइफ में प्रैक्टिकली वो पॉसिबल भी नहीं है, सो यू कैन कट आउट दैट। बट येस, 2-3 संस्कार ऐसे भी थे कि जो आप एड ऑन कर सकते हो, राइट। सो वो एड ऑन करना चाहिए। और पर्टिकुलर विद्या आरंभ है, राइट, बच्चे को सबसे पहले स्कूल कब भेजना चाहिए वो आपके हाथ में है, तो आप वो सिलेक्ट कर सकते हो। सो आज हमने जो डिस्कशन किया था वो था गर्भाधान संस्कार, पुंसवन संस्कार, सीमांतोन्नयन, जातकर्म, नामकरण, अन्नप्राशन, चूड़ाकरण, विद्यारंभ, कर्णवेद, उपनयन, वेदारंभ, सामवर्तनम, केशानी, विवाह और अंतिम संस्कार, राइट। सो ये जो सारे संस्कार हैं, अगर हम उनमें से जितना ज़्यादा फॉलो कर पाए, हम हमारे बच्चे के लिए उतना ही उज्जवल भविष्य बनाने का प्रयास कर रहे हैं। देखो, भगवान ने उसको एक बर्थ चार्ट, एक भाग्य तो दे दिया है। इन सारे संस्कारों में से अधिकतर संस्कार है वो फॉलो करके हम उसका जो भविष्य है वो ज़्यादा उज्जवल बनाने की कोशिश कर रहे हैं, राइट। सो यहाँ तक ही हम रखते हैं, क्योंकि गर्भाधान संस्कार है वो इटसेल्फ एक बड़ा लंबा सा वीडियो हो जाएगा। और मुझे लगता है कि यहाँ ही फिनिश करें। अगले वीडियो में हम गर्भाधान संस्कार को टोटली इन डेप्थ में देखेंगे, कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, अपने चार्ट के अकॉर्डिंग कैसे सिलेक्ट करना चाहिए, राइट। सो वो सारा रहेगा। मुझे लगता है कि आज मैंने आपको एक अच्छी वाली जानकारी प्रोवाइड की है। अगर आप एस्ट्रोलॉजी में इंटरेस्ट रखते हैं या उससे जुड़ी ऐसी जानकारी में इंटरेस्ट रखते हैं, सो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। आपके व्यूज़, आपके कमेंट है वो मुझे प्रोत्साहन देते हैं, तो प्लीज़ डू इट। और मिलते हैं अगले वीडियो में जो रहेगा गर्भाधान संस्कार के डिटेल्स में, राइट। सो बाय, स्टे ब्लेस्ड।